जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। बीच में इंटरनेट कनेक्शन कट जाने की वजह से पिछली रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी थी। तब गुरुजी बता रहे थे कि वेद प्रकाश वैदिक ने लेख लिख दिया मुलायम सिंह यादव पे। तो गुरुजी आप वो बात बता रहे थे, वहीं से कंटिन्यू कर दीजिए। क्या हुआ फिर वैदिक जी के लेख के बाद? देखिए, मुलायम सिंह यादव के जीवन में इतने सारे मोड़ है, इतने सारे जोड़ तोड़ है कि एक सिरा पकड़िए दूसरा छूटता है, दूसरा सिरा पकड़िए तो चार और छूट जाते हैं। तो वेद प्रताप वैदिक ने नवा टाइम्स में दिनों थे वो, और उन्होंने एक लेख लिखा, नाम मुलायम काम कठोर। अलग बात है, वेद प्रताप वैदिक को उसके बाद फिर पारितोषिक भी दिया मुलायम सिंह यादव ने। उन दिनों 10 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते थे, मतलब ये 89 की बात है। तो 10 लाख रुपए का उनको विवेकाधीन कोष से पैसा भी दिया। खैर, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुलायम वेद प्रताप वैदिक ने जो लिखा था वो दूसरे कारणों से लिखा था। उन दोनों मुलायम सिंह यादव ने सचमुच कुछ कठोर फैसले लिए थे। जैसे एक फैसला उनका था हिंदी का। मैं बताऊं, मुलायम सिंह में बहुत सारी गड़बड़ियां थी, तो कुछ अच्छाइयां भी थी। जैसे हिंदी का पक्ष उन्होंने लिया, अपने को लोहियावादी साबित करने के लिए लिया, और एक कारण और भी था कि अंग्रेजी उनको नहीं आती थी। अंग्रेजी हम लोगों को भी बहुत अच्छी नहीं आती, बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन काम तो चलता ही है। चीन में भी लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, और फ्रांस में भी लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, तो क्या काम नहीं चलता उनका। लेकिन बहरहाल मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के सचिवालय से सारे अंग्रेजी टाइपराइटर उठा के फेंकवा दिए। उनका एक लाइन अब अंग्रेजी में नहीं चलेगा, कोई नोटिंग अंग्रेजी में नहीं चलेगी। बहुत सारे साउथ के आईएएस अफसर थे जो यूपी कैडर में सेलेक्ट हुए थे, तो उनको हिंदी में थोड़ी दिक्कत थी। उनका हिंदी सीखिए, और उनका कोई नोटिंग अंग्रेजी में नहीं चाहिए, हिंदी में सारी नोटिंग। एक किस्सा वो सुनाते थे मुलायम सिंह यादव अपने भाषण में। वो किस्सा हम दोहराना चाहते हैं, और बहुत दिलचस्प किस्सा है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बहुत कमाऊ डिपार्टमेंट माना जाता है, अफसरों के लिए भी, मंत्रियों के लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी। तो पीडब्ल्यूडी में एक सेक्रेटरी थे, आईएएस अफसर थे, एक पाठक जी, डेड ऑनेस्ट जिसको कहते हैं, अतिशय ईमानदार। उनकी ईमानदारी पर कभी कोई शक उठा नहीं पाया, एक पैसे की भी बेईमानी। बहुत कम आईएएस हैं, जैसे वो पाठक जी थे, जैसे एक एस एन शुक्ला थे, इन लोगों की ईमानदारी पर एक पैसे का भी शक कभी कोई उठा नहीं पाया। तो पाठक जी के साथ भी था। अब एक ठेका था, बड़ा ठेका था उन दिनों, और पाठक जी के पास फाइल गई। नीचे से सब लोग रोके कर दिया था, लेकिन उन्होंने उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया, और एक अंग्रेजी में लिखा था, नॉट बी एक्सपेक्टेड। बात खत्म हो गई। उस ठेकेदार को लगा कि नहीं, मुझे पाठक जी को मिलकर बात को समझाना चाहिए। वो उनके पीए के पास गया, कहा कि मिलवा दीजिए। उसने कहा बहुत मुश्किल काम है, और पाठक जी एक बार जब चीजों को मना कर देते हैं तो मना कर देते हैं। तो उसने कहा फिर भी एक बार मिलवा दीजिए भाई। तो जाकर उसने पाठक जी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और वो बिल्कुल जिद पकड़े कि एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ। उनका भेज दो। वो ठेकेदार गया, और उसने अपने जो भी तर्क थे, तथ्य थे, रखा। पाठक जी उससे सहमत हो गए। पाठक जी ने कहा कि नहीं, अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमने फाइल पर आदेश लिख दिए हैं, नहीं हो पाएगा। वो बड़ा उदास होकर गया पीए के पास। पीए ने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा साहब मान तो गए हैं, लेकिन कह रहे फाइल आदेश हो गया है, तो अब मुश्किल है। तो पीए बड़ा होशियार था, उसने कहा कि अगर साहब मान गए हैं तो फाइल में अभी गुंजाइश है, उस फाइल को किया जा सकता है। तो ठेकेदार ने पूछा ये कैसे। तो उसने कहा साहब को सिर्फ बता दीजिए कि वो हमसे पूछ रहे, हम आपको नहीं बता सकते।
साहब अगर हमसे पूछ लेंगे तो हम बता देंगे। तो फिर गया, उसने कहा कि साहब पीए साहब बता रहे हैं कि उसमें भी गुंजाइश है, अगर आप सहमत हैं तो काम हो सकता है। तो कहा भाई मुझे तो नहीं लगता कि काम हो सकता है, लेकिन चलिए हम पूछते हैं। पीए को फिर बुलाया उन्होंने कि कैसे हो सकता है भाई, अब तो हम लिख दिए। तो उनका साहब उस फाइल को तो कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ उसमें एक स्पेलिंग जोड़नी है बस। पाठक जी ने फाइल पे लिखा था नॉट एक्सेप्टेड, उसने कहा साहब सिर्फ नॉट में ई बढ़ाना है बस, नोट एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो फिर नॉट वही जो है नोट बन गया, नॉट नोट बन गया जी, तो फिर नोट एक्सेप्टेड हो गया। तो मुलायम सिंह कहते थे अगर हिंदी में यही अस्वीकृत लिखे होते पाठक जी ईमानदार आदमी थे, लेकिन अगर अस्वीकृत लिखे होते तो स्वीकृत नहीं कर पाते हो। एक बेईमान आदमी नाट को नोट कर सकता है, इसलिए अंग्रेजी में भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत है, इसलिए अंग्रेजी नहीं चलेगी। इस तरह से कह के उन्होंने अंग्रेजी को खत्म किया। और आज भी अब उत्तर प्रदेश सचिवालय में हिंदी में ही नोटिंग होती है, बहुत होता है कभी कभी अंग्रेजी नोटिंग होती है अभी भी, लेकिन वो एक्सेप्शन है। तो इस तरह के काम किए थे मुलायम सिंह यादव ने, और हिंदी की बहार आ गई थी। हिंदी के लिए उन्होंने कुछ और काम भी किए और अच्छा काम किया था। अब जैसे, हाँ बताइए, आवाज फिर चली गई आपकी। हेलो, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं, पीछे का। आपने बताया था कि हिस्ट्री शीट खुली थी 32 या हाँ कितने, मैं 36? वही लौट रहा हूँ आपकी बिना कहीं मैं लौट रहा हूँ। अच्छा जी। देखिए, मुलायम सिंह यादव की हिस्ट्री सीट थी, वो डकैत भी थे, हत्यारे भी थे, अपहरणकर्ता भी थे। ये बात 84 में एस के त्रिपाठी जो इंडियन एक्सप्रेस के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखी थी। लेकिन उसके पहले बीपी सिंह ऐसा काम कर गए थे। बीपी सिंह 80s में चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने मुलायम सिंह का इनकाउंटर, उन्होंने वो 10वीं उन्मूलन अभियान चलाए हुए थे। फूलन देवी भागी हुई थी, छविराम मारा गया था, तमाम सारी चीजें हुई थी उसमें। सर मुलायम मुझे सिंह याद है, ये वही दौर था जब उनके भाई का डकैतों ने मार दिया था वहां चित्रकूट के जंगलों में, तब उन्होंने अभियान हाँ चलाया हाँ, था ना। बिल्कुल वही दौर था, वही दौर था। वीपी तो सिंह के सगे भाई को मार दिया था दस्युओं ने। मुलायम सिंह यादव उन दिनों विधायक हो गए थे, सब कुछ था, लेकिन मिनिस्टर रह चुके थे। लेकिन चूंकि उनका 10 गिरोहों से संबंध था, और एक नहीं कई गिरोहों से संबंध था, उनसे बाकायदा फिर वो पहले हो क्या रहा था कि जो अपहरणकर्ता गिरोह थे, 10 गिरोह थे, उन लोगों से उगाही करते थे, लोगों से डकैती करते थे। मुलायम सिंह यादव जब राजनीतिज्ञ हो गए तो उन्होंने इन दस्युओं से वसूली शुरू कर दी थी, डाकुओं से वसूली करते थे उनको बचाने के लिए। तो उनको संरक्षण भी देते थे, पॉलिटिकली संरक्षण देते थे, प्रशासनिक संरक्षण देते थे मुलायम सिंह यादव। तो अच्छा, उनके खिलाफ ऑलरेडी मामले थे मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, कोई मामला खत्म नहीं हुआ था। तो बीपी सिंह ने जब देखा बार बार ये पॉलिटिकल हस्तक्षेप कर रहा है और उनको संरक्षण दे रहा है और खुद भी शामिल हो रहा है, तो उन्होंने बीपी सिंह ने आदेश जारी किया सीधे मुलायम सिंह यादव के इनकाउंटर का। उन दिनों मोबाइल बहुत नहीं थे, और थाने ज्यादातर वायरलेस पे चलते थे। अब इटावा में जब ये वायरलेस पे संदेश गया कि किसी थाने में एक सिपाही था जो यादव था, मुलायम सिंह यादव को बड़ा मतलब आदर करता था, और ये यादव वाला जो अफीम होता है यादववाद की, उसमें उसने जब वायरलेस पे सुना तो भाग के मुलायम सिंह के घर गया। मुलायम सिंह का घर तो बहुत मतलब झोपड़ी टाइप का घर था, मामूली घर था, जैसे गांव में लोग होते हैं उसी तरह का। मुलायम सिंह यादव की फोटो हमने देखी है, अपनी पत्नी के साथ वो झोपड़ी वाले घर में रहते थे, और फोटो खिंचवाए हैं बाद में जब पॉलिटिकल हुए हैं तो झोपड़ी है उनके घर में। तो वो खैर भाग के गया, मुलायम सिंह यादव को बताया कि साहब आपको इनकाउंटर के आदेश आ चुके हैं वायरलेस पर, आप भाग लीजिए घर से। मुलायम सिंह यादव ने न स्टेशन देखा, न बस स्टेशन देखा, न टैक्सी देखी, न जीप देखी, कुछ नहीं। मतलब उन्होंने, मुलायम सिंह यादव इसे कहा जाता है नीतीश कुमार के लिए एक क्षण कोई नहीं लगाते कोई फैसला लेने में, मुलायम सिंह ने भी एक क्षण का भी देर नहीं किया, और साइकिल उठाई और तुरंत पगडंडियों से मेड़ों मेड़ों होते हुए दिल्ली कूच कर गए सफाई से। अब पुलिस उनको स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर, इधर उधर उनके और तमाम जो अड्डे थे वहां ढूंढती रही,
और ये तो साइकिल से निकल गए थे तुरंत, और फिर दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंच के चौधरी चरण सिंह के चरणों में लेट गए और कहा कि बीपी सिंह मुझे मरवाना चाहता है, मुझे बचाइए। चरण सिंह ने उठाया, बैठाया और कहा कि घबराओ नहीं, अब तुम हमारे पास आ गए, सुरक्षित हो। चरण सिंह ने काफी दिन तक अपने घर पे रखा मुलायम सिंह को, और फिर मुलायम सिंह तभी गए जब उनको विधानमंडल दल का नेता चौधरी चरण सिंह ने बनाया। विधानमंडल दल का नेता बनाने के बाद उनको पुलिस की सुरक्षा मिल गई, जो औपचारिक होती है। और जब पुलिस की सुरक्षा मिल गई, तब मुलायम सिंह यादव जब विधानसभा का सत्र बुलाया गया तब उसमें गए और सुरक्षा के साथ गए, और सिर्फ एक प्रेजेंस दे के फिर वो वापस फिर दिल्ली। वो यूपी में रहते नहीं थे, वो चरण सिंह के घर में रहते थे। दिल्ली में भी इधर उधर नहीं, चरण सिंह के घर में रहते थे। किसी से पचपचा के खैर उन्हीं दिनों फूलन ने बेहमई कांड कर दिया। सर ये कब की बात है, लगभग सन बताइए। 81-82। 80-82। हाँ, जब जब वीपी सिंह उन्हीं दिनों चीफ मिनिस्टर थे। हाँ, चीफ मिनिस्टर थे, यस। उसके बाद फिर क्या नाम है, बेहमई कांड हो गया। जब बेहमई कांड हुआ 82 में, और मुझे याद है जून 82 की बात है, बेहमई कांड में फूलन ने 22 ठाकुरों को बेहमई में मार दिया था, एक साथ खड़े करके मार दिया सबको। छोटे बच्चों, मतलब एक छोटे बच्चे जो पुरुष थे, मतलब मेल थे, उनको भी नहीं छोड़ा बेहमई में फूलन ने, और सबको मार दिया। और बीपी सिंह का फिर इस्तीफा हो गया, मुलायम सिंह की जान बच गई। अब जान बचने के बाद क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव बीपी सिंह के कट्टर दुश्मन हो गए, आखिर तक रहे। बीपी सिंह उनके और मुलायम सिंह बीपी सिंह के। अब देखिए एक मोड़ फिर आता है, सारी चीजें खत्म हो गई, सारी बातें इधर सुधर हो गई। अब 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, लोकसभा के चुनाव हुए। उसी 84 के लोकसभा चुनाव में ही मैंने चरण सिंह के यहाँ देखा था मुलायम सिंह को और सत्यप्रकाश मालवीय को। अब 84 का चुनाव फिर डिले हो गया, इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से फिर आगे बढ़ गया लोकसभा का चुनाव। और फिर जब चुनाव हुआ तो राजीव गांधी बम्पर वोटों से जीत कर आए, 400 समथिंग सीटें आई थी उनकी लोकसभा में। अब राजीव गांधी बहुत पावरफुल हो गए। उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से चुनाव लड़कर आए थे। अब बीपी सिंह भी इलाहाबाद से और अमिताभ बच्चन भी इलाहाबाद से, दोनों के ईगो टकराने लगे। जब ईगो टकराने लगे तो फिर अमिताभ बच्चन, अच्छा जाहिर है अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के ज़्यादा करीब थे, बीपी सिंह भी करीब थे, बीपी सिंह भी उनके विश्वस्त लोगों में थे। अब अमिताभ बच्चन और बीपी सिंह जब आमने सामने हो गए तो जाहिर है राजीव गांधी अमिताभ बच्चन के साथ खड़े हो गए। ये सब चीजें, लेकिन तब मीडिया इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो थी नहीं, और इतनी सक्रिय तो मीडिया में खबरें जल्दी छपवा पाना भी बहुत कठिन काम था। मैं याद करता हूँ बोफोर्स का जमाना, जब बोफोर्स की बात आई थी, बीपी सिंह ने बोफोर्स जब शुरू किया तो, और बोफोर्स का TN चतुर्वेदी जब CAG थे तो उन्होंने बोफोर्स में गड़बड़ियां पकड़ी, और फिर वहां से बीपी सिंह, अच्छा बीपी सिंह का जब मामला शुरू हुआ तो फिर वित्त मंत्री थे बीपी सिंह उन दिनों, और जब अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी का, अरे बीपी सिंह का झगड़ा शुरू हुआ, और तो फिर राजीव गांधी ने बहुत कोशिश की कि उनको रोका जाए, लेकिन बीपी सिंह रुके नहीं। बीपी सिंह अपने को खाटी पॉलिटिशियन मानते थे और अमिताभ बच्चन को नचनिया बजनिया मानते थे, उनको पॉलिटिशियन नहीं मानते थे, तो गंभीरता से लेते नहीं थे। और उनको लगा कि अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में मेरे सामने क्या है, कुछ नहीं। वह बीपी सिंह को भारी पड़ा, और फिर अच्छा बीपी सिंह को तुरंत राजीव गांधी थोड़े कमजोर किस्म के, भले बहुमत 400 सीटों से अधिक था उनके पास, लेकिन थोड़े वो कमजोर दिल के नेता थे, सही समय से सही निर्णय नहीं ले पाते थे। तो कायदे से उनको अगर बीपी सिंह को हटाना ही था तो सीधे हटा देते मंत्रिमंडल से, कोई दिक्कत नहीं, इस्तीफा लेते, बर्खास्त कर देते, जो भी चाहते कर सकते थे। लेकिन उन्होंने उनको वित्त मंत्रालय उनसे लेके रक्षा मंत्रालय दे दिया। अब बीपी सिंह की जैसे फिल्मी लॉटरी खुल गई, जैसे फिल्मों में नहीं होता कि एक फिल्म मुझे भूलती नहीं, सत्यमेव जयते करके थी फिल्म, विनोद खन्ना उसमें हीरो थे, तो उनको पुलिस में थे तो इस विभाग से उस विभाग में डाला गया और फिर वहां भी उसने काम कर दिया। तो उसी तरह बीपी सिंह जब रक्षा मंत्री हुए तो उन्हीं दिनों CAG की रिपोर्ट आई TN चतुर्वेदी की बोफोर्स को लेकर। अब बीपी सिंह ने उसको
इशू बना लिया वो फोर्स को। उनको जो कहते हैं ना बिल्ली के भाग से छीका टूट टूट गया, तो फिर अब वो फोर्स हुआ, फिर अंत में किनारे हो गए वो। अब अच्छा, उसके पहले क्या हुआ कि बीपी सिंह के खिलाफ मुलायम सिंह बहुत ज्यादा सक्रिय थे। ये वो फोर्स के पहले की बात है। तो मुलायम सिंह ने बीपी सिंह का दहिया ट्रस्ट का मामला निकाला। दहिया ट्रस्ट में काफी घपले हुए थे और बीपी सिंह उस राज परिवार से थे। बीपी सिंह के साथ ये था कि राज परिवार में पैदा हुए, दूसरे राज परिवारों को गोद ले लिया। अब वो दहिया ट्रस्ट के मतलब पूर्व जन्म वाला, मतलब उनका जहां पैदा हुए तो वहां का दहिया ट्रस्ट था, वो भी उनके नाम था। तो मुलायम सिंह यादव तब बहुत ज्यादा परिपक्व नेता नहीं थे, तो उन्होंने दहिया ट्रस्ट का मामला निकाला और उसको साइक्लोस्टाइल कराया। मूर्खता थी मुलायम सिंह की, और दिल्ली के पूरे सारे अखबारों में उसको बांट दिया। सबने देखा साइक्लोस्टाइल है, फोटोस्टेट है, तो किसी ने उसको छापा ही नहीं। किसी एक दो को देते तो कोई छापता, एक्सक्लूसिव खबर बनती। और करो दिल्ली के अखबारों में, लखनऊ के अखबारों में, हर जगह बांट दिया उन्होंने और कहीं नहीं छपा। लेकिन रविवार पत्रिका एक निकलती थी कलकत्ते से, राजीव शुक्ला दिल्ली में उसके स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे, जो आजकल कांग्रेस में है, राज्यसभा सदस्य भी हैं, बीच में मंत्री भी रहे। हमारे साथ जब सत्ता में काम कर चुके हैं राजीव शुक्ला, और कानपुर के रहने वाले हैं। आजकल क्रिकेट बोर्ड में भी उनका दखल है, कांग्रेस के समय में ज्यादा दखल था। तो राजीव शुक्ला के हाथ जब वो लगी तो उदयन शर्मा वहां संपादक थे, उन्होंने बात की रविवार में, और रविवार ने जो साइक्लोस्टाइल पेपर था सबके सामने था, उसको स्पेशल रिपोर्ट करके छाप दिया दहिया ट्रस्ट के खिलाफ। बहुत बड़ी रिपोर्ट नहीं थी, 2-3 पेज में ही थी, और प्रेस रिलीज की तरह थी, उसमें कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी। जब रविवार में छपा तो अमिताभ बच्चन ने उसको देखा। अमिताभ बच्चन को लगा कि राजीव शुक्ला तो बड़े काम का आदमी। फिर राजीव शुक्ला से संपर्क किया अमिताभ बच्चन ने और उनको बुलाया और बहुत सारी चीजें और फीडबैक दी उन्होंने। राजीव शुक्ला ने वो भी लिखा बीपी सिंह के खिलाफ। उसके बाद अच्छा, एक समय था कि राजीव शुक्ला लखनऊ में दैनिक जागरण के रिपोर्टर थे लखनऊ में, और उन्होंने बीपी सिंह यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। राजीव शुक्ला बीपी सिंह के बहुत खास हुआ करते थे एज रिपोर्टर, और जब दिल्ली गए तभी उनके बीपी सिंह से संबंध अच्छे बने रहे। लेकिन चूंकि मुलायम सिंह ने दिया तो उनको लगा, और मुलायम सिंह ने जाहिर है कि मुलायम सिंह पत्रकारों को हमेशा उपकृत करते रहे, राजीव शुक्ला को उपकृत जरूर किया होगा उन्होंने। अब सोचिए बीपी सिंह के जो खास थे वो बीपी सिंह के खिलाफ खबरें लिखने लगे। अब उसके बाद अमिताभ बच्चन ने जब बुला लिया और अमिताभ बच्चन फिर उपकृत करने लगे उनको। एक दिन अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी से उनको मिला दिया कि ये आदमी काम का है और बीपी सिंह के खिलाफ इसको इस्तेमाल कर सकते। अब राजीव गांधी भी बहुत परिपक्व नेता कभी नहीं रहे। प्राइम मिनिस्टर हो गए थे, हत्या हो गई, सब कुछ हुआ, लेकिन परिपक्वता उनमें तब भी नहीं है। तो राजीव शुक्ला को उन्होंने ले लिया अपने पाले में और राजीव शुक्ला को इस्तेमाल किया। एक समय था कि कैबिनेट मिनिस्टर की गाड़ी प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के पोर्च तक नहीं जा पाती थी, लेकिन राजीव शुक्ला की गाड़ी प्राइम मिनिस्टर के पोर्च में रुकती थी। ये स्थिति थी, बतौर पत्रकार थे और कोई रोकता नहीं था उनकी गाड़ी को। और अमिताभ बच्चन से मिलने के बाद फिर राजीव शुक्ला ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। फिर अनुराधा प्रसाद जो आजकल उनकी पत्नी है राजीव शुक्ला की, वो रविशंकर प्रसाद की बहन भी है, वो राजीव गांधी की मित्र हुआ करती थी। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन ने मिलकर राजीव शुक्ला की अनुराधा प्रसाद से विवाह करवा दिया। जाहिर है राजीव गांधी उस वक्त छुट्टी पाना चाहते थे अनुराधा प्रसाद से, अब वो छुट्टी लेना चाहते तो राजीव शुक्ला उनको बहुत अच्छा लगा। ठीक वैसे इसे लखनऊ में कभी सैयद मोदी से संजय सिंह ने अमिता कुछ महाराष्ट्रीय नाम था, अमिता का विवाह करा दिया था संजय सिंह। अमिता कुलकर्णी नाम था सर, अमिता कुलकर्णी था। अमिता का विवाह संजय सिंह और सुब्रत राय ने मिलकर सैयद मोदी से करा दिया और संजय सिंह के घर में ही करा दिया, शादी हो गई। उसके बाद फिर जाहिर है जैसे संजय सिंह अमिताभ मोदी के साथ पेश पहले आते थे तब भी आने लगे। सैयद मोदी सिर्फ एक मुखड़ा बन के रह गया। तो खैर उसी तरह विवाह राजीव गांधी अमिताभ बच्चन ने मिलकर राधा प्रसाद का राजीव शुक्ला से करा दिया। इतना ही नहीं, राजीव गांधी का रोड शो हुआ कानपुर में, तो राजीव गांधी के अगल बगल राजीव शुक्ला और राधा प्रसाद खड़ी थी उस रोड शो में, जो गाड़ी में खड़े हुए।
बाद में फिर राजीव शुक्ला राजनीति में भी आए। पहले तो उनको राज्यसभा में भेजा नरेश अग्रवाल ने, फिर वो कांग्रेस में भी आए। तमाम सारे किस्से, खैर हम लोगों का विषय इस वक्त राजीव शुक्ला नहीं है, मुलायम सिंह है। तो दैया ट्रस्ट के मामले में जब बीपी सिंह को शाह मिल गई तो मुलायम सिंह का यादव की बातें खिल गई और फिर वो आगे निकल गए। बीपी सिंह में जनमोर्चा बनाया और जनमोर्चा बना के फिर वो प्रधानमंत्री भी बने। देखिए राजनीति कैसे, जैसे है ना, भाजपा जैसे थूक कर चाट रही है नीतीश कुमार को फिर वापस लेके, वही स्थिति फिर मुलायम सिंह और वीपी सिंह के साथ हुआ। फिर जनता दल बना। अब जनता दल में मुलायम सिंह भी है और वीपी सिंह भी है। वीपी सिंह वहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। नहीं जिस सर, बात मुझे ये एक चीज जरा स्मृति लोप हो रहा है, जन मोर्चा जनता दल कैसे बना था, जरा इस पे थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता दीजिए। जनमोर्चा जो था वो राजनीतिक संगठन नहीं था। वीपी सिंह ने जो जनमोर्चा बनाया तो उसका भी थोड़ा सा वर्णन करिए। तो जनमोर्चा बना, उन्होंने कहा कि राजनीतिक संगठन, कांग्रेस में रहते हुए जनमोर्चा बनाया उन्होंने, कांग्रेस छोड़ी नहीं थी, जनमोर्चा बनाया। उन्होंने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है जनमोर्चा, और जनमोर्चा के तहत जगह जगह वो मीटिंग्स करने लगे और रैलियां भी करने लगे और कांग्रेस में भी पड़े रहे। तो जनमोर्चा राजनीतिक संगठन था तो, लेकिन उन्होंने कहा था ये राजनीतिक संगठन नहीं है। और उन दिनों जनमोर्चा की साथ अच्छा, बीपी सिंह ने सबसे पहली सेंधमारी कांग्रेस में ही की जनमोर्चा के लिए, कहते रहे राजनीतिक संगठन है कि नहीं। मैं उन दोनों जो विधायक निवास एक कहा जाता है, दारुसफा में ही रहता था, 5 साल में रहा हूँ। बीर बहादुर सिंह बीच में चीफ मिनिस्टर हुए तो उन्होंने मुझे वहाँ घर आवंटित किया था। तो जब मैं रहता था वहाँ तो दारुसफा के ही एक विधायक के घर मीटिंग हुई और 22 हरिजन विधायक कांग्रेस के जो थे, एमएलसी और एमएलए दोनों, वहाँ उन लोगों ने जनमोर्चा के लिए अपनी समर्थन पत्र जारी किया। हम जनमोर्चा के साथ हैं। जनमोर्चा राजनीतिक संगठन था नहीं, इसलिए कोई व्हिप काम नहीं करती थी। हमको ये बात किसी ने बताया कि साहब कांग्रेस के बहुत सारे एमएलए आए और यहाँ बात हुई है बीपी सिंह की समर्थन में है। हमने फिर पता होता किया, वही रहता ही था। तो हमें आसानी से जो विधायकों ने दस्तखत वस्तखत किए थे, एक आईएएस अफसर के मार्फत, उनकी पत्नी भी बाद में मंत्री हुई, एक आईएएस अफसर थे, वो भी दलित थे, और सारे दलित जो बस कांग्रेसी थे विधायक, चाहे विधान परिषद के हो चाहे विधानसभा के हो, इकट्ठे हुए थे, दस्तखत वस्तखत ज्ञापन के जो किया था। तो एक आईएएस अफसर से हमने जिक्र किया कि ऐसा ऐसा है, और कहीं से खबर तो पक्की है, लेकिन अगर कहीं से वो पत्र मिल जाता तो मजा आ जाता। उनकी पत्नी भी राजनीति में सक्रिय थी, ओमो थी। तो उन्होंने कहा देखिए मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने वो पत्र हमें जो विधायकों के दस्तखत वाला था वो हमने हासिल करा दिया। अब हमने खबर लिखी और दोनों स्वतंत्र भारत अखबार में मैं रिपोर्टर था, तो बैनर हेडिंग जो कहते हैं ना, 8 कॉलम की हेडिंग लगी और वो पत्र सहित पूरी खबर छपी। दूसरे दिन विधान परिषद में हंगामा हो गया, क्योंकि उसमें विधान परिषद के सदस्य ज्यादा थे। और हंगामा क्या हुआ, विधान परिषद चलने नहीं, कांग्रेसियों ने ही नहीं चलने दी कि साहब ये गलत खबर है। ये अब राजीव गांधी बड़े परेशान हुए, ये क्या हो रहा है। और अंततः मुझे बहुत अच्छी तरह याद है उस विधायक का नाम, ये फूलचंद विधान परिषद सदस्य थे कांग्रेस के। उन्होंने मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश कर दिया विधान परिषद में। और विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का मतलब ये होता है उसमें कोई कोर्ट जमानत नहीं देती, अगर आपको सजा हो गई तो जेल जाना ही जाना है। अब दफ्तर में मुझे दोनों तरह के लोग मिले, जो हमारे पक्ष में भी खड़े हुए, ज्यादातर लोग खिलाफ खड़े हो गए, भैया आप जेल जाओगे, अखबार की बेइज्जती होगी, ये होगा वो होगा, अब समझ जाओ, नौकरी खोज लो, कहीं ये है वो है, दुनिया भर की बातें हुई। हमने कहा ठीक है देखते हैं। हमने कहा खबर तो हमारे पास सही है, क्या कर देंगे, हमारे पास कैसी भी खाली विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने से तो पास नहीं हो जाता है और साबित नहीं हो जाता है। हमने कहा किसी थाने में हमारे खिलाफ कोई एफआईआर लिखवा दे तो मैं डाकू या हत्यारा तो नहीं हो जाता, उसको फेस करूंगा। संजोग देखिए या राजीव गांधी की हिकमत कहिए, कुछ लोगों को समझाया कि अगर पत्रकार को विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के आरोप में जेल भेजा गया तो कांग्रेस की बड़ी फजीहत होगी और पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ दलित खड़े हो जाएंगे। अब सोचिए कि बाद में जब विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई विधान परिषद में, तो मैं वहां उपस्थित था और
उसके पहले एक रात हमको एक विधान परिषद सदस्य कांग्रेस के ही जगदम्बिका पाल, जो बाद में मुख्यमंत्री भी हुए और आजकल सांसद भी हैं, उन्होंने, एक पत्रकार उनके दोस्त थे, उनके मार्फत हमको बुलवाया। उन्होंने कहा पांडे जी बिल्कुल मत घबराइए, कल कुछ नहीं होने वाला है। हमने कहा रे कल बहस हो गया, आप कह रहे कुछ नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपको राजीव गांधी ही बचा रहे, मैं क्या कर सकता हूँ। और अंत में जब खैर इतने ही संकेत दिया उनको, राजीव गांधी ही बचा रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा ठीक है। फिर वहाँ मदिरा गोष्ठी उष्ठी हम लोग चले आए। मदिरा गोष्ठी जो कहते हैं ना, वो रसरंजन हुआ सब, उसका चले आए। दूसरे दिन जब बहस शुरू हुई तो बहस चलती रही। अंत में फूलचंद ने कहा कि मेरा इस खबर को पढ़ के मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जगदम्बिका पाल ने ही फिर वहां हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, हम लोगों की रक्षा की जाए, कहीं कुछ अप्रिय न कर दे। ये तीसरी बातें हुई। फिर और कुछ विधायक खड़े हुए और अंततः उस विधायक जो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव था उस पर उस गिर गया। वोटिंग हुई, वो गिर गया हुआ कि इनको ही बात किया जाए पहले, फूलचंद को, क्योंकि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, खुद कह रहा है। तो ये ठीक नहीं है, हम लोग के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और वो गिर गया। राजीव बाद में बताया जगदम्बिका पाल ने भी और लोगों ने भी, कनाफिसली राजीव गांधी का मैसेज आ गया था कि इसको ज्यादा आगे न बढ़ाया जाए, क्योंकि उसमें बीपी सिंह का भला होता था और कांग्रेस की बुराई होती थी। खैर उसमें फिर उसमें तो बहुत सारे पेच आए, बहुत सारे विधायकों ने तो खैर लिख के दे दिया कि साहब हम उस मीटिंग में थे ही नहीं। वो भी छपा, फिर मेरा पक्ष भी छपा, बहुत सारी चीजें इधर उधर हुई। और महीने भर मैं खुद मतलब अपनी जिंदगी में भी और नौकरी में भी उथल पुथल देखता रहा। और लगता था आज नौकरी गई कि कल नौकरी गई, अब पूछा जाएगा, तब पूछा जाएगा, अब हो जाएगा, वो जाएगा, कहीं कोई हमला ना हो जाए। हमको सिक्योरिटी भी दे दी गई, बहुत सारी बातें हुई गई। उन बीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे और हमारे गोरखपुर के थे। तो एक हमारे जो ब्यूरो चीफ थे उन्होंने बताया कि बहुत नाराज हैं बीर बहादुर सिंह आपसे, और ये है वो। फिर हम गए नहीं, हमने कहा होंगे नाराज। फिर एक दिन एक कार्यक्रम में मिल गए बीर बहादुर सिंह, और हमने कहा कि सुना बहुत नाराज वराज है। तो उनका किसने कहा? हमने कहा भाई लोग बता रहे हैं। उनका कुछ नहीं, इस खबर से मेरी आंखें खुल गई, ऐसे आंखें खोले रखी। सोचिए बीर बहादुर सिंह कह रहे थे कि इस खबर से मेरी आंखें खुल गई, इसमें 3 विधायकों को मैं मंत्री बनाने जा रहा था। सोचिए, जो उसमें दस्तखत किए हुए थे विधायक लोग, एमएलसी लोग, कह रहे थे इनमें 3 को तो मैं मंत्री बनाने जा रहा था, और अच्छा हुआ आंखें खुल गई हमारी। वो कहा आप आंख खोले रहिए, इस खबर से मैं नाराज बिल्कुल नहीं हूँ। तो इसे इनका प्रोपगंडा सामने आ गया कि क्या कर रहे हैं लोग। तो खैर वो बात खत्म हुई। फिर मुलायम सिंह यादव भी सक्रिय हुए, होना ही था। अच्छा जी, जब मुलायम सिंह का और वीपी सिंह का इतना 36 का आंकड़ा था, तो आखिर मुलायम सिंह फिर चीफ मिनिस्टर बन कैसे गए? उसमें क्या दावपेच था? मुलायम सिंह पहलवान है भाई, पहलवानी राजनीति भी करते थे, चरखा दांव लगाते थे, और पॉलिटिकली मजबूत थे मुलायम सिंह यादव। अभी मैंने पहले जैसे कहा था ना कि मुलायम सिंह अपने को सेकुलर कहते थे, सेकुलर कभी नहीं थे वो। कह रहा हूँ पहली बार जब मंत्री बने तो जनसंघ के धड़े के साथ मिलकर मंत्री बने। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो भाजपा के समर्थन से बने। एक्चुअली उनका सेकुलरिज्म सिर्फ मुस्लिम वोटों पर, यादव वोटों पर उनका बहुत बड़ा कब्जा था, और मुस्लिम वोट बस यमुआई फैक्टर कहते थे ना, मुस्लिम और यादव। और उस बहाने फिर बेनी वर्मा को भी साथ थे, तो कुर्मियों का वोट आ जाता था, और भी ओबीसी का वोट जाता था। तो पॉलिटिकली बहुत ताकतवर थे मुलायम सिंह यादव, इस नाते बने, कोई और था नहीं। उसमें बीपी सिंह भी कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद बीपी सिंह और मुलायम सिंह ने साथ साथ रैलियां की है, क्या करने का, जैसे ठीक वैसे ही जैसे मायावती और मुलायम ने रैलियां की थी 19 के चुनाव में, याद है? नहीं याद है? सब कुछ के बावजूद तो राजनीति तो कहा जाता है, राजनीति हमेशा से संभावनाओं का खेल है, और कोई अस्थायी दुश्मन दोस्त नहीं होता। तो वही स्थिति थी। लेकिन बीच बीच में लगातार देखिए, आप याद करिए कि जब आडवाणी का रथ यात्रा जब उनकी हुई है, तो उस वक्त भी बीपी सिंह ने लालू यादव को फोन किया कि मुलायम अगर आडवाणी को अरेस्ट करेंगे तो उनको नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, वो ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और लालू से कहा कि आप अरेस्ट किए तो मुलायम के नंबर कम हो जाएंगे। अब सोचिए, लालू और मुलायम के रिश्ते अजब है, वो भी मैंने बहुत करीब से देखा है। अभी लेकिन अभी थोड़ा पीछे ही रहे कि जब मुलायम सिंह यादव फिर जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तो बसपा का समर्थन था उनके पास, बसपा के साथ मिलकर लड़े भी थे चुनाव।
काशीराम भी बहुत मैच्योर राजनीतिज्ञ नहीं थे, मैं ये भी बता दूं। काशीराम को बहुत संसदीय राजनीति का ज्ञान भी नहीं था। वो दलित वोटों के सौदागर थे, बस, और कुछ नहीं। आप क्या दलित हरियाणा में नहीं रहता, कि पंजाब में नहीं रहता, कि बाकी प्रदेशों में नहीं रहता? खाली यूपी में ही दलित मुख्यमंत्री क्यों बना और मायावती इस तरह से क्यों बार्गेन कर ले गई, बाकी जगह क्यों नहीं? इसलिए काशीराम मेच्योर पॉलिटिशियन नहीं थे, यहाँ उनकी लॉटरी खुल गई थी। मैं कह रहा हूँ हुआ है कि काशीराम, अभी थोड़ा सा क्षेपक लेना पड़ेगा काशीराम और मुलायम को बताने के लिए। काशीराम केंद्रीय कर्मचारी थे, हरियाणा में किसी लैब में, कोई केंद्रीय लैब का ऑफिस था, उसमें टेक्नीशियन उसी थे कुछ। वहां से उन्होंने बाम सेफ बनाया था, और वो दलित कर्मचारी जो केंद्रीय कर्मचारी थे दलित, उनका संगठन था वो। फिर BS4 भी बनाया था उन्होंने बाम सेफ। तो जितने देश भर में केंद्रीय दफ्तर थे, मतलब केंद्रीय सरकार के, उसके दलित कर्मचारियों का संगठन था वो। एक बार दिल्ली में उन्होंने बोट क्लब पर रैली की केंद्रीय कर्मचारियों की। राज बहादुर लखनऊ में तार घर में थे, वो यहाँ के करता धरता थे लखनऊ के। वो बताते थे कि काशीराम का स्पष्ट निर्देश था कि कोई भी रेल से या बस से नहीं आएगा, हर आदमी साइकिल से आएगा, और साइकिल से भी अकेले नहीं, जत्थे में चलेगा, 10-20 के जत्थे में, ताकि आप जब किसी गांव से, किसी शहर से गुजरे तो लोग पूछे कि भाई क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं, और आप बताइए कि साहब ये बात है और यहाँ हम जा रहे हैं। तो इससे हमारा प्रचार होगा। और दूसरे, जब बोट क्लब पे साइकिलें खड़ी होंगी तो आदमी से ज़्यादा साइकिलें दिखेंगी। जब आदमी और साइकिल बराबर दिखेंगे तो हमारी संगठन शक्ति का लोगों को पता चलेगा। तो यही हुआ, लोग दूर दूर से, साउथ तक से लोग आए थे साइकिलों से। महीने महीने भर लोगों ने साइकिल चला चला के लोग गए, लोग धीरे धीरे रुकते हुए, चलते हुए। तो उसमें काशीराम कारगर हुए। फिर धीरे धीरे उन्होंने बात करनी शुरू की। उसी में जब मायावती भी अध्यापिका थी, वो भी सम्मेलन में पहुंची। मायावती तो फंसूर में टीचर सिंह के पिता जो थे मायावती के पोस्ट ऑफिस में थे, तो वो भी पहुंचे थे, पिता पुत्री दोनों पहुंचे। वहीं से काशीराम ने मायावती को पकड़ा, मायावती की महत्वाकांक्षाएं देखी और पूछा कि क्या कर रही हो। तो बताया मैं अध्यापिका हूँ और IAS की तैयारी कर रही हूँ, मायावती ने बताया। तो काशीराम ने कहा कि देखो तुम बहुत तेज हो, IAS OAS की तैयारी छोड़ दो, हमारे साथ आओ, काम करो, तुम एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे अंडर IAS काम करेंगे। मायावती ने बात बताई है बाद में, मुख्यमंत्री होने के बाद, अपने इंटरव्यू में। तो मायावती फिर काशीराम के साथ चली गई, और फिर काशीराम की लगभग जीवन साथी बन गई थी। और वही काशीराम के आंदोलन के लिए सबसे गलत फैक्टर हो गया, माइनस हो गई मायावती काशीराम के लिए। मायावती अब काशीराम की कमजोरी बन गई थी। बहरहाल जब बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़े, अच्छा उसके पहले भी क्या हुआ, जनता दल था तो उसमें चंद्रशेखर, अच्छा VP सिंह और चंद्रशेखर में नहीं पड़ी, चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे जब जनता दल की सरकार बनी थी। लेकिन वो VP सिंह ने थोड़ा जो कहते हैं ना शकुनी बुद्धि चली, और पहले नाम देवीलाल का चलवाया। फिर देवीलाल से पहले से प्लान किया था कि चंद्रशेखर को काटेंगे। आप याद कीजिए जनता दल समय जब प्रधानमंत्री पद के लिए संसदीय दल की बैठक हुई, तो चंद्रशेखर को काटने के लिए देवीलाल का नाम चला, और देवीलाल नाम पर सबने सहमति दे दी। देवीलाल उठ के खड़े हुए कि नहीं, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मैं इसके लायक नहीं मानता, और मैं VP सिंह का नाम प्रस्तावित करता हूँ। चंद्रशेखर वही रेस से आउट हो गए और VP सिंह प्रधानमंत्री बन गए। तो VP सिंह और चंद्रशेखर दोनों राजपूत होते हुए दोनों आमने सामने हो गए। अब मुलायम सिंह ने चंद्रशेखर को पकड़ लिया, और फिर चंद्रशेखर के मार्फत यहाँ चंद्रशेखर ने बहुत सपोर्ट किया मुलायम सिंह यादव को। बाद में काशीराम ने मुलायम को समझाया कि चंद्रशेखर राजपूत है और वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो। और वहां से फिर निकलकर मुलायम सिंह ने चुपचाप एक अपनी पार्टी बनाई। चंद्रशेखर को पता नहीं लगा, ऐन वक्त में मतलब जब पार्टी घोषित हो गई, वो जनता दल से अलग हो गए, तब उनको पता चला। और चंद्रशेखर ने मुलायम से कहा कि तुमने क्या किया। लेकिन काशीराम ने समझाया था कि उनको कि सपा मतलब दलित और OBC मिलकर अगर राजनीति करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे और ये लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। और काशीराम की सोच बहुत सही थी, ये सही है, दलित और OBC स्वाभाविक साथी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो दोनों साथ चलते तो बात बहुत आगे निकल जाए। उन्हीं दिनों मंडल और कमंडल का भी खेल चल ही रहा था। तो उन्हीं दोनों का नारा है कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम।
उन दिनों की बात है। बहरहाल जब बसपा सपा चुनाव लड़कर आई और सरकार बनाने की बात हुई, तो दारुसफा में एक रामाशय वर्मा थे, वो भी एमएलए थे और निर्दलीय अक्सर लड़कर आते थे वो। तो रामाशय वर्मा के यहाँ काशीराम बैठे, मैं था उस वक्त उपस्थित, और काशीराम बार बार कह रहे थे यार हमारा खेला, रामाशय वर्मा निर्दलीय थे, उन्होंने कहा हमारा खेला है और उसको मैंने चुनाव में तो लगाया नहीं, चुनाव लड़ाया नहीं, और मैं उसको मिनिस्टर बनाना चाहता था, क्या बताऊँ चुनाव नहीं लड़ा। बार बार सोचिए काशीराम की राजनीतिक दरिद्रता सोचिए, वो कह रहे थे उसको मैंने चुनाव लड़ाया नहीं और उसको मैं मंत्री बनाना चाहता था, क्या बताऊँ, मुझे मालूम नहीं था किस तरह चुनाव जीत के हम लोग बहुमत पा जाएंगे। जब 2-3 बार रामाशय वर्मा से काशीराम ने बात कही, तो रामाशय वर्मा ने कहा कि मिनिस्टर तो उसको आप आज भी बना सकते हैं। तो काशीराम बैठे थे, उठ के खड़े हो गए, बोले, कहने लगे ऐसा हो सकता है? उनका बिल्कुल हो सकता है। उनका कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा आज मिनिस्टर की आप शपथ दिला दीजिए और 6 महीने के अंदर चुनाव लड़वा दीजिए, मिनिस्टर बना रहेगा वो थे राज बहादुर की लोग बात कर रहे थे। राज बहादुर ने बहुत काम किया था काशीराम के लिए। खैर राज बहादुर को उन्होंने फिर उसी मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बनवाया, समाज कल्याण मंत्री बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने तारघर की नौकरी छोड़कर, और गाजीपुर से आपके उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा और मुख्तार अंसारी जैसे आदमी को हराया राज बहादुर ने। सोचिए राज बहादुर अब की तारीख में कांग्रेस में है, क्योंकि मायावती ने उनको भी बाहर कर दिया, तो कहाँ जाते। तो फिर मैं कह रहा हूँ सेकुलर नहीं थे मुलायम सिंह यादव, उनको राजनीति का की मलाई चाहिए थी, सत्ता की, और यादववादी थे शुरू से और मरते समय तक यादववादी ही थे। सेकुलर सिर्फ इसलिए थे मुस्लिम वोट बैंक उनको चाहिए था। बाबरी मस्जिद का जो उन्होंने वहां पे जब गोलियां चलवाई तो सिर्फ मुस्लिम वोट जहां उनके में था, और वो बीपी सिंह और क्या नाम है, देखिए क्या था कि लोहियावादी भी अपने को कहते थे मुलायम सिंह यादव। लोहियावाद की समस्या ये थी कि मुलायम सिंह यादव लोहियावादी कभी नहीं थे, वो सिर्फ लोहियावाद का मुखौटा था, क्योंकि लोहिया तो संचय के खिलाफ थे। लोहिया के पास 2 जोड़ी कुर्ता पजामा कचेची के अलावा कभी कुछ नहीं रहा तब, जबकि वो व्यापारी परिवार से, राम मनोहर लोहिया का नाम था राम मनोहर गुप्ता, उनका परिवार लोहे का व्यापारी था। तो जब पैदा हुए तो उनके व्यापार में काफी इजाफा आ गया उनके परिवार के, इनका नाम घर में लोग लोहिया लोहिया कहने लगे, तो राम मनोहर लोहिया हो गए। लोहिया कोई जात ही नहीं है, वो तो गुप्ता थे, राम मनोहर गुप्ता। तो लोहियावादी इस से बने, और देखिए लोहिया एक तो संचय के खिलाफ थे। मुलायम के पास इस वक्त अरबों की संपत्तियां, तो चले गए, उनके परिवार के पास मुलायम की ही जुड़ी हुई संपत्तियां, अरबों की संपत्तियां, अरबों खरबों की संपत्तियां। लखनऊ में कभी आप आइए, देखिए विक्रमादित्य मार्ग पर 4-5 सरकारी बंगलों को छोड़ के जितने बंगले हैं सब मुलायम के परिवार के नाम है, और सब करोड़ों अरबों के बड़े बड़े बंगले हैं। सरकारी बंगलों को 2-4 छोड़ दिए, 2-4 ऑफिस, बस पूरा विक्रमादित्य मार्ग मुलायम सिंह यादव के परिवार के नाम है। कोई डिम्पल के नाम है, कोई सिपाल के नाम है, कोई सिपाल की पत्नी के नाम है, कोई इनके नाम है, कोई रामगोपाल के नाम है, कोई उनके भाई के नाम है, कोई भतीजे, सारे बंगले उन्होंने घर पे बुला बुला के रजिस्ट्री कराई है रात में। सोचिए बड़े बड़े व्यापारियों की गोष्ठियां थी, वो सब लिखवा दिया अपने परिवारों के नाम से, और औने पौने दाम पर लिखवा दिया। यही स्थिति थी। रात रात में आधी आधी रात में रजिस्ट्री विभाग के कर्मचारियों को बुलाते थे और वहीं बैठा देते थे और वही रजिस्ट्री करवा देते थे, और औने पौने दामों पर, मार्केट दाम दिया नहीं, सर्किल रेट पे लिखवा दिया है। खैर, तो अब जो बार बार वो कांग्रेस की भी शरण में रहते थे मुलायम सिंह, या मोदी की शरण में भी रहते, तो सिर्फ इसलिए कि सीबीआई इंक्वायरी जो चल रही थी उनके जायदाद के खिलाफ, वो न चले, रुकी रहे, रुकी है, अभी तक रुकी है। अखिलेश भी इस वक्त खराबपति है, डिम्पल भी कौन सा व्यापार है इन लोगों के पास, दूध बेच के तरह कर देंगे, या लालू परिवार। तो मुलायम सिंह यादव एक लोहिया के नाते भी हिंदी की बात करते थे, लोहिया भी हिंदी की बहुत बात करते थे। सोचिए अगर लोहियावादी होते मुलायम सिंह यादव, तो लोहिया तो राम के, लोहिया कहते थे 3 ही सूत्र है भारत के, 3, एक शंकर, एक राम, एक कृष्ण, उनका इनके बिना तो भारत पूरा नहीं होता। और राम, इसीलिए राम चित्रकूट में मेला भी लगवाते थे, लोहिया लगवाते थे, वो काम मुलायम ने भी जारी रखा। लेकिन चूंकि वहां अयोध्या में मुसलमानों को खुश करना था, इसलिए गोलियां चलवा दी, इसलिए इस तरह की बात करते थे। लेकिन वो राम की भी बात करते थे लोहिया के नाते, हिंदी की भी बात करते थे, और घुमा फिरा के फिर यादवों की बात करते थे। सोचिए अगर यादवों का सबसे बड़ा नेता कोई था एक समय, और यादवों के लिए जो सबसे बड़ा काम किसी ने किया, तो जानते हैं किसने किया? मुलायम सिंह यादव ने नहीं किया। चुपचाप यादवों के लिए सबसे बड़ा काम किया था उत्तर प्रदेश में
वो थे राम नरेश यादव, जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री। वो आजमगढ़ से आते थे। या ये मंडल आयोग तो बाद में लागू हुआ है। 77-78 में ही रामनेश यादव ने यादवों को आरक्षण चुपचाप दे दिया था, सिर्फ यादवों को, और थोड़ा सा ही हल्ला गुल्ला हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, और रामनेश यादव ने संभाल लिया। तो यादवों को असली असली नेता तो रामनेश यादव थे, लेकिन आज माने जाते हैं मुलायम सिंह यादव है सबसे असली नेता। अब की लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को ही पता चल जाएगा कितने बड़े यादव नेता है वो, क्योंकि यादव वोटर भी अब भाजपा में शिफ्ट हो गया है राम मंदिर की वजह से। जिस तरह से राम मंदिर गए नहीं है 22 तारीख को, बहुत बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। गोली चलाने का दाग तो था ही, अब ये न जाने का भी दाग है। बताइए, अब अखिलेश से कल ही पूछा गया है तो उन्होंने कहा साहब कोई मुहूर्त दिखवा के जाएंगे। कोई मतलब होता है? मंदिर जाने के लिए मुहूर्त होता है, चलिए मान लिया। लेकिन यादव लोग बहुत नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं अखिलेश यादव से वहां न जाने से। अच्छा, यादव लोहिया नहीं देखता, लोहिया सेकुलरिज्म, यादव सेकुलरिज्म नहीं देखता। एक चीज और थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूं मैं। एक नानाजी देशमुख हुए हैं भाजपा के नेता। भाजपा तो नहीं थी तब, जनसंघ के नेता थे, भाजपा में नहीं रहे नानाजी देशमुख, जनता पार्टी में थे। जब जनसंघ में थे तो नानाजी देशमुख ने इस बात को, चाहे आरएसएस वाले थोड़ा सामाजिक समरसता की बात करते हैं शुरू से, तो नानाजी देशमुख ने इस बात को लोहिया में देख लिया था कि लोहिया भी उसी रास्ते के यात्री हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय दोनों जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो लोहिया समाजवादी के। तो आगरा में दीनदयाल उपाध्याय और लोहिया का उन्होंने मिलन करवाया, और दीनदयाल उपाध्याय और लोहिया जब मिले तो उनको लगा कि हम लोग सामाजिक विचारों में एक हैं, राजनीतिक विचारों में एक हैं। उसी के बाद, ठीक उसी के बाद एक सम्मिलित सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, जिसके चरण सिंह मुख्यमंत्री थे। राम प्रकाश गुप्ता जो जनसंघ के थे वो उप मुख्यमंत्री थे। सम्मिलित सरकार उसको कहा जाता था। ज्यादा दिन नहीं चली, बात दूसरी है। लेकिन समाजवादी और जनसंघी तो एक साथ हो गए थे तभी, सन 67 की बात है। तो पहली बार, अच्छा, चरण सिंह बहुत अच्छे राजनीतिक थे, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे। मनमोहन सिंह को तो बेमतलब अर्थशास्त्री किया। अच्छा, चरण सिंह जाटों के नहीं, किसानों के नेता, तुमको जाट नेता कह के बदनाम किया गया। तो चरण सिंह का दुर्भाग्य था, किसान नीति पे बहुत बात करते थे और आर्थिक मामलों के बड़े विशेषज्ञ थे और बहुत जमीनी आर्थिक विषयों के पर जानकार थे। उनका दुर्भाग्य था कि मुख्यमंत्री भी वो बहुत कम समय के लिए बने, प्रधानमंत्री भी बहुत कम समय के लिए बने। लेकिन अगर थोड़ा सा कार्यकाल उनका आगे बढ़ा होता, अलग बात है। बाद में चरण सिंह भी जातिवादी वो नेता मान लिए गए। वो कहते थे उनके समय में अजगर, अहिर, जाट, गुजर और र से क्या होता था मैं भूल जा रहा हूँ, अजगर के नेता कहे जाते थे। र से राजपूत था क्या? राजपूत तो नहीं था, कुछ और था। वो जब पिछड़ों का संघ बना रहे थे, अहिर, जाट और राजपूत कैसे फिट होंगे? हाँ, राजपूत नहीं फिट होते थे। अच्छा, राजपूतों के साथ एक दिक्कत है, राजपूतों की वोट देश में ज्यादा है नहीं, इसलिए राजपूत तो राजा की मानते थे ना। राजा हमेशा कम होते हैं। राजा की जाति अगर ज्यादा होने लगे तो राजा कहाँ से? तो राजपूत नहीं, कोई और है। मैं अजगर कहा जाता था, मुझे याद है। चरण सिंह ने भी कुछ बड़े काम किए थे बतौर मुख्यमंत्री भी, बतौर। अच्छा, चरण सिंह के साथ एक ये भी था कि वो बेईमान नहीं थे आर्थिक रूप से। बेईमानों की मदद भले उन्होंने की, लेकिन बेईमान नहीं थे। जैसे उन्हीं के शिष्य थे सत्यप्रकाश मालवीय, जब चंद्रशेखर के प्राइम मिनिस्टर बने थे 4 महीने के लिए, तो सत्यप्रकाश मालवीय पेट्रोलियम मिनिस्टर बने थे। एक किस्सा मुझे याद आता है कि पढ़ा ही है मैंने, और लोग बताते भी थे कि अक्सर सुबह सुबह पहुंचते थे लोगों के घर, और वो आते ही जनता दरबार जिसे कहते हैं, तो आते ही कहते थे भाई ये पेट्रोल पंप के या गैस की एजेंसी लेने वाले जो लोग भी हों तुरंत बाहर निकल जाए, क्योंकि मैं उस मसले पर बात नहीं करना चाहता हूँ कि पेट्रोल पंप का लाइसेंस मैं किसी को दे सकता, न एजेंसी दे सकता हूँ, गैस की न कुछ दे सकता हूँ। इस पे बारे में कोई बात नहीं करे। तो बलिया से एक बार कोई लोकल लीडर गया था और चंद्रशेखर का नाम लेते हुए गया था, चिट्ठी लेके गया था। तो उसने बलिया से कहा, मैं बलिया से चंद्रशेखर जी ने भेजा और मुझे ये पेट्रोल पंप चाहिए, वो चाहिए। उन्होंने कहा जाके चंद्रशेखर जी से कहिए वही दे दे, मैं नहीं दूंगा।
और उसको भी भगा दिया था उन्होंने। तो सत्यप्रकाश मालवीय बहुत ईमानदार लोगों में से थे और खाटी नेता थे, चरण सिंह के बड़े मतलब भक्त लोगों में से थे, उनके शिष्य भी थे, समाजवादी थे। बाद में सोचिए कि वही सत्यप्रकाश मालवीय जब एक बार क्या हुआ, मुलायम सरकार जब अल्पमत में आ गई और बाद में कांग्रेस ने भी उनको समर्थन दिया, बाद में तो और लोगों से भी वो ढूंढ रहे थे जब बहुमत, तो सत्यप्रकाश मालवीय के भी 4 एमएलए थे, उन्होंने भी अलग पार्टी बनाई थी। एक बार उन्होंने उस पर उसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में और कहा कि साहब मैं मुलायम के अच्छा, एक धनीराम वर्मा थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, वो विधानसभा अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ रहे थे, वो मायावती की तरफ से थे और बार बार परेशान थे कर रहे थे। तो अंत में सत्यप्रकाश मालवीय ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूछा गया कि आप किसके पक्ष में हैं, तो बार बार कहते थे नहीं नहीं मैं मुलायम के साथ नहीं हूँ, ये नहीं हो, मैं धनीराम वर्मा में। तो अंत में फिर कहा कि धनीराम वर्मा अध्यक्ष पद भी छोड़ नहीं रहे थे, वो मुलायम सिंह के चुने हुए थे और युवा सरकार नहीं बन रही और विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा उसमें फैक्टर होता है। तो सत्यप्रकाश, एक नया पत्रकार आया था नया नया लखनऊ में, तो बार बार यही सवाल पूछता था, आप विधानसभा में क्या करेंगे, आप विधानसभा में क्या करेंगे। अच्छा, जानने वाले जानते थे विधानसभा में सत्यप्रकाश मालवीय शून्य थे। अब लोगों को कहना पड़ा भाई 4 सदस्य हमारे आए थे और मुलायम सिंह उनको ले गए। तो विधानसभा में हम कुछ नहीं कर सकते। हम हुआ है कि मुलायम सिंह यादव सबको तोड़ने में बहुत माहिर थे, तो 4 एमएलए थे, चारों एमएलए अपनी पार्टी में ले लिए थे मुलायम सिंह यादव ने। तो कई लोगों को तोड़ ताड़ के उन्होंने इधर उधर किया और कांग्रेस को कहना खत्म कर दिया यूपी उत्तर प्रदेश से। अगर किसी ने खत्म किया तो मुलायम सिंह यादव ने खत्म किया। अच्छा, मुलायम सिंह यादव के साथ था कि वो अपना, अब सोचिए ना, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो राज्यसभा में उनकी जब बसपा और सपा की सरकार थी तो दोनों की प्राथमिकताएं क्या थी। सबसे पहली बार जब राज्यसभा सदस्य भेजा मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी से, तो राज बब्बर को भेजा। उनको कोई गरीब नेता नहीं मिला, कोई और निर्बल नहीं आदमी, राज बब्बर को भेजा। और बसपा ने एक उद्योगपति थे जयंत मल्होत्रा, उनको भेजा। सोचिए दोनों की प्राथमिकताएं क्या थी। दलित वंचित की बात करते थे, गरीब गुरबा की बात करते थे, राज बब्बर और जयंत मल्होत्रा को भेजते थे। सोचिए। अच्छा, बाद में राज बब्बर को समाजवादी पार्टी में अपमानित भी बहुत किया गया। अच्छा, एक्चुअली राज बब्बर को क्या था, मुलायम सिंह के साथ एक समस्या और थी, व्यापारिक घरानों से उनकी बड़ी दोस्ती हो गई थी बाद में। अच्छा, अमर सिंह जब आए सपा समाजवादी पार्टी में, अमर सिंह पहले कांग्रेस में थे और पावर ब्रोकर कहे जाते थे, दलाल थे। बाद में उनकी दलाली रंग लाने लगे और जब सपा में आए तो फिर मुलायम सिंह को डिक्टेट करने लगे। इनफैक्ट क्या था कि अमर सिंह थे, अमिताभ बच्चन थे, मुलायम सिंह थे, ये लोग सहारा के एजेंट थे। अब सोचिए कहां से कहां बात निकल जाती है और कैसे कैसे निकल जाती है। मुलायम सिंह के लिए मतलब स्थिति हो गई, कहा जाता था कि इनको व्यापारियों ने बर्बाद। अंबानी कहते थे लोग, 3 अंबानी से बहुत अच्छे संबंध थे मुलायम सिंह के। अनिल अंबानी को कई एकड़ जमीन उन्होंने गाजियाबाद में दे दी थी, आज तक अंबानी ने उस पर अनिल अंबानी ने काम नहीं किया बिजली घर बनाने के लिए, और सब लगभग कौड़ियों पे दाम दे दी थी अमर सिंह के नाते। अच्छा, मुकेश अंबानी, सब के सब एक समय था कि सोचिए जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अंबानी परिवार चाहता था मुलायम सिंह यादव को प्राइम मिनिस्टर बनाना। और दिल्ली तब दोनों भाई अलग नहीं हुए थे, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी दिल्ली आ गए जिस दिन रिजल्ट आने लगा, और जाहिर है तिजोरी भर के आ गए थे और मालूम था उनको तमाम एमपीज को खरीदना पड़ेगा। ये सोचिए व्यापारी कितने होशियार होते हैं, कितनी दूरदृष्टि रखते हैं। कोई भी व्यापारी, मैं 2-3 व्यापारियों का भी जिक्र करता हूँ। 8 बजे से चुनाव परिणाम शुरू हुए, 8:30 तक बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को नहीं समझ में आता कि किस करोड़ बात बन रही है। नहीं, अंबानी बंधुओं को समझ में आ गया था। 8:30 बजे उन्होंने सोनिया गांधी को फोन किया कि आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ, और सोनिया गांधी ने ओके कर दिया। ये लोग 9 बजे दोनों अंबानी बंधु सोनिया गांधी के साथ चाय पी रहे थे। सोचिए, आए थे मुलायम को प्राइम मिनिस्टर बनाने दिल्ली, और 9 बजे वो सोनिया गांधी के साथ चाय पी रहे थे। उन दोनों, अभी तय हो गया था लगभग कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगी। वो तो अलग बात है, बाद में बखेड़ा हुआ, बवाल हुआ, दुनिया का क्या क्या हुआ। तो जो अमर सिंह को बेइज्जत वहां किया गया, इसीलिए अमर सिंह बिना बुलाए वहां पहुंच गए थे, क्या नाम है, हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ। तो सोनिया गांधी ने उनको खाने के लिए नहीं पूछा, बेइज्जत किया कि कैसे आ गए, क्या क्या दुनिया भर की बातें हुई। मतलब सोचिए बड़ी बेइज्जती हुई थी, और आई थिंक डिनर के बीच से उनको बोल दिया गया था कि आप जाइए यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, तो क्योंकि सोनिया गांधी भी जानती थी ना कि वो आए हैं मुलायम सिंह, उनको लग रहा था फिर मुलायम सिंह को कुछ कवायद कर देंगे, तो मुलायम सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनना था।
सोचिए लालू और मुलायम, उस वक्त मुलायम बन भी सकते थे, ये भी बता दूं आपको, सिर्फ इसलिए नहीं, लालू ने सबसे ज्यादा विरोध किया मुलायम के प्राइम मिनिस्टर बनने का। उसके बाद फिर जब इधर, अच्छा उसके पहले भी जब देवगौड़ा की सरकार थी, जब इधर उधर हुई, देवगौड़ा के बाद फिर मुलायम का नंबर आया, फिर बीपी सिंह ने लालू के मार्फत मुलायम का पैर खिंचवा दिया। अब सोचिए वही लालू यादव, 3 बार उन्होंने कम से कम मुलायम सिंह यादव की टांग खींची है प्राइम मिनिस्टर की, 3 बार। लेकिन बाद में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, वर्ष 1998 में लालू यादव, अमर सिंह उसमें कहेंगे अगुआ बने थे, मीसा यादव का विवाह करवाना चाहते थे अखिलेश यादव से। लालू यादव सपत्नी आए भी, लखनऊ के ताज होटल में ठहरे भी, सब कुछ हुआ, सारी बातें हो गई, अमर सिंह अगुआ बने थे। मैं उस वक्त राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी, राबड़ी से भी मैंने इंटरव्यू किया था, लालू से पूछा भी, क्योंकि अंदाजा लग गया था कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो लालू तो धूर्त आदमी नहीं खुला हुआ ने, राबड़ी धीरे से खुल गई। अच्छा, राबड़ी से सीधे हमें लालू बात नहीं करने दे रहे थे, और दिन भर मैं लगा रहा कि राबड़ी से इंटरव्यू कर लूं, और अमर सिंह को भी मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई जरा बात करवाई दीजिए। तो लालू अंत में इस पर आ गए कि मौगी से बात करवा, अकेले है, मर्द हुआ। तो हमने कहा फिर कहे कौन मौगी ले आवा, मतलब कोई स्त्री लाइए तो उससे बात करा देंगे। तो हमने कहा स्त्री के साथ हम बैठ जाते हैं, बोले हाँ ठीक है। तो फिर एक महिला रिपोर्टर को हमने अपने अखबार से पकड़ा, फिर उनको ले आए। फिर एक और अंग्रेजी अखबार की रिपोर्टर आई, वो भी बैठ गई, बोले हम भी बैठ जाए। हमने कहा बैठ जाइए, अब क्या है, अब तो इंटरव्यू खत्म ही है। तो राबड़ी से जब बहुत घेर घार मैंने की तो धीरे से वो मुस्कुरा गई, बोली कुछ नहीं, मुस्कुराए कि हाँ ऐसे क्या करेंगे। हमने मीसा के बारे में बात की कि आप लोग सुना विवाह किया है, तब ऐसे हाँ हाँ करके रह गए। राबड़ी मैंने पाया बात बहुत तुरंत समय किया उन्होंने। अच्छा, अमर सिंह भी फिर आ गए अचानक, उनको लगा कि सब बातें हो, नहीं चाहते थे खुल जाए। और उस बार फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो लालू यादव ने हुंकार भरी कि मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनवा के ही दम लेना है। जब 3 बार जो उनका पैर खींच चुके थे केकड़े की तरह, अब वो कह रहे थे कि मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बना के ही दम लेना है, ये स्थिति थी। बाद में हुआ कि अमर सिंह ही फिर उसमें वो हुए। अखिलेश ने फिर बताया अमर सिंह को कि अंकल मैं कहीं और हूँ, ये शादी मत करवाइए। अच्छा, अमर सिंह उन दोनों अखिलेश को जैसा कि कहते थे कि चॉकलेट वॉकलेट लेके पहुंचते थे, क्या क्या था, बच्चे की तरह मानते थे। तो अमर सिंह ने जब ये सुना तो फिर उन्होंने मुलायम सिंह को बताया भाई कि लड़का अगर नहीं। अच्छा, अखिलेश के साथ ये था कि बगावती सूर पे भी थे, उनको बहुत बागी थे अखिलेश यादव, बहुत कम लोग जानते। परिवार में बार बार बगावत के बिगुल बजा देते थे, साधना गुप्ता को लेकर, साधना गुप्ता को पसंद नहीं करते थे, ये स्थिति थी। और मैं एक भी बता दूं आपको, तो जब उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तो फिर वो नहीं चाहते थे परिवार का मामला बाहर आए। और तो फिर वो डिम्पल से, फिर मुलायम सिंह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि डिम्पल से विवाह हो अखिलेश का, वो मीसा यादव के यहाँ चाहती थे। और अंततः मुलायम सिंह के परिवार में लालू यादव की एक बेटी आई, बाद में आई, बहुत बाद में आई। अब उनकी मुलायम की बहू बन के नहीं, उनके नाती के परिवार में ही आई। तो उसमें तो मुलायम सिंह नहीं चाहते थे। इसी तरह प्रतीक यादव के साथ भी समस्या हुई। देखिए, मुलायम की दोनों बहुएं उत्तराखंडी और ठकुराई दोनों। और अपर्णा मिश्र के पिता तो हमारे साथ काम कर चुके हैं नवा टाइम्स में, नवा टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, रिपोर्टर थे, बहुत सीधे सरल आदमी थे। लेकिन अब लड़की चली गई तो क्या कर सकते थे, मान गए। तो अच्छा, साधना गुप्ता की वजह से अखिलेश बहुत बगावत करते थे। इवन जब मुख्यमंत्री बने हैं वो, मुलायम सिंह नहीं बनाना चाहते थे। अंत में अखिलेश ने कह दिया कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं सारी पोल पट्टी खोल दूंगा, सड़क पर रख दूंगा। अच्छा, गुपचुप विवाह मुलायम सिंह कर चुके थे, डिक्लेयर नहीं करते थे। उन दिनों होता क्या था, साधना गुप्ता इंदिरा नगर में रहती थी लखनऊ के, वहाँ जब मुलायम का काफिला जाता तो जाम हो जाता था, गाड़ी लाल बत्ती वाली खड़ी हो जाती थी, तो सबकी नज़र जाती थी, तो भी एक समस्या थी। तो चुपचाप शादी वादी करके फिर ले आके घर में रहने लगे। तो अखिलेश ने कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि साधना गुप्ता ने मुलायम सिंह को मनाया और कहा कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। साधना गुप्ता न होती तो अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं बनते, बहुत मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और अंत में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दिया, और 6 महीने के बाद ही उनको लगने लगा कि उन्होंने गलती कर दी है। और अखिलेश को पब्लिकली वो डांटने लगे थे, बात बेवजह कई बार डांट देते थे। बाप से घर में भी समझा सकते थे,
घर में वो मिलता ही नहीं था। बाद में सोचिए कि अखिलेश को टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार ने औरंगजेब सबसे मतलब विशेषण दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा अखिलेश को औरंगजेब है। जैसे औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था, वैसे ही अखिलेश ने मुलायम सिंह को बिल्कुल पैदल कर दिया था। घर में कैद तो नहीं किया, लेकिन मतलब बिल्कुल चारों तरफ से घेर कर दिया और अंततः उनको अध्यक्ष पद से भी हटा दिया, क्योंकि उसको लगता था अखिलेश को कि ये साधना गुप्ता के सारे पर हमको हटवा देंगे। तब जबकि साधना गुप्ता इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, तो कह रहे थे अखिलेश को छोड़ दिया, आप तो राजनीति से संन्यास लीजिए। साधना गुप्ता तो ऐसा चाहते, शिवपाल बार बार साधना गुप्ता को इमोशनली ब्लैकमेल करके अखिलेश के खिलाफ खड़े कर देते थे। ये स्थिति थी। अब उसके बाद जो हुआ हुआ, अब अखिलेश मुलायम सिंह की अब अखिलेश के साथ सबसे बड़ी समस्या है यादव भी उनके साथ इसलिए नहीं है। लोग कहते हैं कि जो बाप का नहीं हुआ, जो राम का नहीं हुआ, वो किसी और का कैसे हो सकता है। अखिलेश के साथ इस पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, मुलायम सिंह भी यादववादी राजनीति करते थे उनके समय भी, लेकिन अखिलेश के समय में तो हर थाने में थानेदार यादव है, हर ठेकेदार यादव है, यादव या मुस्लिम, यही किया मुलायम सिंह ने भी। लेकिन वो थोड़ी सी एक दूरी, मतलब एक डिस्टेंस बना के रखते थे कि यादववाद उन्होंने, ये अखिलेश ने यादववाद का जो पाठ पढ़ा वो मुलायम से ही पढ़ा। और अब तो देखिए कि अभी पिछली बार जब डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही थी बाई इलेक्शन, तो मुलायम सिंह के मरने के बाद तो पूछा गया रामगोपाल यादव से कि शिवपाल क्या साथ देंगे डिम्पल यादव का, तो उनका ने शिवपाल की सलाह पे ही किया गया है। फिर अपर्णा यादव का नाम लिया गया, पूछा रिपोर्टर ने, अपर्णा यादव तो कह रही साथ नहीं है, तो रामगोपाल यादव ने बहुत स्पष्ट कहा वो मेरे परिवार की नहीं है। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। सीधे अपर्णा यादव प्रतीक यादव की पत्नी है और कह रहे थे कि नहीं साहब वो हमारे परिवार की नहीं है। और कहीं से कहीं कोई काउंटर न समाजवादी पार्टी में आया, न अपर्णा की ओर से आया, न प्रतीक की ओर से आया। साधना गुप्ता तो तब तक निधन हो ही चुका था, मुलायम सिंह का निधन हो ही चुका था। अच्छा, मुलायम सिंह यादव तो फंस गए थे, इधर भी आशीर्वाद दे देते थे, उधर भी आशीर्वाद दे देते थे, अखिलेश को भी, अपर्णा को भी। तो स्थितियाँ बड़ी विकट हो गई थी। मुलायम सिंह यादव के साथ 2-3 बातें और मैं बताना चाहता हूँ। जो मुलायम सिंह की सरकार और बसपा के साथ दिक्कत हुई, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। होता क्या था, वही कह रहा हूँ, काशीराम ने मायावती को आगे बढ़ाकर बहुत गलती की। अगर काशीराम थोड़ा सा और मेच्योरिटी से काम ले गए होते तो पूरे देश में दलित उभार को और दलित को राजनीतिक शक्ति बना सकते थे। अब हुआ कि जब मुलायम सिंह यादव यहाँ मुख्यमंत्री बन गए और बहुत लोगों ने कहा कि मायावती को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, और वो चाहते भी थे कि पहले मुलायम नहीं चाहते थे, फिर बाद में उनकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई तो फिर बनाना चाहते। तो मायावती कहती थी नहीं, मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, चीफ मिनिस्टर बनना, सीधे बोलती थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों? नहीं, जब तक वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनी तब तक मुलायम सिंह से आती थी, हर महीने उगाही करती थी करोड़ों रुपए की, हर महीने आती थी मुलायम सिंह से करोड़ों रुपए मांगती थी। और शुरू में मुलायम सिंह देने लगे, कहाँ से देते, कितनी बार देते, हर महीने आने लगी, 15-15 दिन पे आने लगी। और जब आती थी तो अखबारों में चलवा देती थी सरकार गिरने वाली, मुलायम सिंह डर के फिर पैसे फटवा देते थे। ये रूटीन में आ गया। अंत में मुलायम सिंह पैसे देते देते थक गए थे, और जब वो गेस्ट हाउस कांड हुआ है तो उसकी वजह ये थी कि सोचिए, काशीराम और मायावती जब बैठते थे जहाँ भी कहीं भी, तो एक मेज होती थी, 2 कुर्सी होती थी बस, तीसरी कुर्सी नहीं होती थी, दूसरी मेज नहीं होती थी। दोनों बैठ जाते तो तीसरा कोई भी आए, मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर तो भी जाते थे, खड़े होकर ही बात करते थे, उनके लिए कुर्सी नहीं होती थी। गेस्ट हाउस में रुके थे काशीराम मायावती, और मुलायम सिंह को बुलाया गया और मुलायम सिंह हुआ कि 2-3 बार से गड़बड़ हो रहा, पैसे नहीं मिले, ठीक नहीं है, तुरंत वापस ले लेंगे हम तुम्हारा समर्थन। तो मुलायम सिंह यादव कान पकड़ लिया, कान पकड़ के ऐसे माफी मांगने लगे। मायावती जानती थी हर बार ये कान पकड़ के माफी मांगते, तो उस बार उसने फोटो खिंचवा ली चुपचाप पर्दे के पीछे से, समझ नहीं पाए, और वो फोटो उसने दैनिक जागरण अखबार को दे दिए। दैनिक जागरण अखबार में कान पकड़ के बैठे और उसमें लिखा था उठक बैठक करवाई, और बिल्कुल आधे झुके हुए थे मुलायम सिंह यादव। उसके बाद तो फिर दैनिक जागरण ने फोटो छाप दिया। हाँ, फोटो रंगीन छपी है, रंगीन फोटो है 95 की, जून 95 की, जो तारीख थी, तारीख में 2 जून था शायद, 2 जून 95 को दैनिक जागरण में कोई फाइल निकाल के देख सकता है, लखनऊ एडिशन, 2 जून 1995 जी। तो
वो फोटो जब छप गई तो सुबह सुबह देख के समाजवादी सब, जितने अहिर थे, जितने लंठ थे, जितने गुंडे थे, सब वो हो गए परेशान और अंत में उन्होंने गेस्ट हाउस पे धावा बोल दिया। उन्हीं दिनों, चूंकि अब उन्हीं दिनों एक तरफ से मायावती का सौभाग्य था या जो भी था, जी न्यूज वाले 24 घंटे की बुलेटिन तो नहीं चलाते थे, लेकिन वो जी न्यूज, जी चैनल पर एक उनका कुछ न्यूज आता था 2-1 घंटे का सुबह शाम का। तो जी मतलब न्यूज जी वाले पहुंचे हुए थे वहां इत्तेफाक से सुबह सुबह। तो सरकार बदलने के चक्कर में थे कि सरकार बदल ले, क्या क्या मायावती से बाइट लेने के चक्कर। अच्छा, काशीराम जा चुके थे, वो पेजर का जमाना था, मोबाइल भी नहीं था। तो अचानक से पहुंचे और वहीं बगल में एक मीराबाई मार्ग है गेस्ट हाउस के ठीक बगल में, वो भी विधायक निवास है। भाजपा के एक ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे, वो भी पहलवान थे फरुखाबाद के, तो वो वहां ठहरे हुए थे। जब हल्ला दंगा सुना तो सुबह सुबह का समय था, तो वो पहुंचे। अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी न रहे होते और ब्रह्मदत्त द्विवेदी पहलवान न होते तो मायावती की तो खैर नहीं थी। और तो मायावती को फिर ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाया और इन गुंडों को ढकेला। पहलवान से अच्छी कद काठी थी, 6 फीट के आदमी थे, तो उन सबको ढकेल के इधर किया। मायावती को पकड़ के दरवाजा, ढकेल के दरवाजा बंद करा कि अंदर से बंद करो। ब्रह्मदत्त न होते तो मायावती की ऐसी थी, वहीं आग लगा दी। तो फिर भी उन्होंने गैस सिलेंडर उंडर लगा दिया था वहां पे, आग वाग लगाई थी, बाद में बुझा दिया गया। उन दोनों एक विजय भूषण पीपीएस अफसर थे, सीईओ थे हजरतगंज के, हजरतगंज तक सारे जो बाद में डीजीपी भी हुए थे। लेकिन विजय भूषण जो थे वो अकेले थे जो वायरलेस पर लगातार हल्ला बोलते जा रहे थे कि इनको बचाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। कोई, सबने वायरलेस अपना साइलेंट कर दिया, कोई नहीं आया। एक राय सिंह थे, दलित अफसर थे, वो भी आईएएस थे, वो भाग के गए राजभवन मोतीलाल वोरा के पास, और बोले क्या कर रहे हैं आप लोग, ये है वो दुनिया भर का। वो सारा प्रोटोकॉल तोड़ के राजभवन में गवर्नर के पास पहुंच गए थे। बस 2 ही लोग थे, एक उधर राय सिंह की बीबी को बाद में पुरस्कृत किया मायावती ने, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, और इधर विजय भूषण बाद में प्रमोटर के आईपीएस भी बने। तो 2 ही लोग थे जो साथ दे रहे। तो तीसरे से ब्रह्मदत्त द्विवेदी, चौथे से अटल बिहारी वाजपेयी। उसी दिन उन्होंने लोकसभा में मामला उठा दिया और मायावती को लोकसभा से ऑर्डर करवा के उनको सुरक्षा तुरंत उसी दिन दिलवा दी गई। फिर भी मायावती को 2 दिन तक लगातार परेशान किया गया, लगातार गालियां दी गई। लोग जाके दरवाजा पीट पीट के, एक रिपोर्टर तो थे मलाम क्या हमारे मित्र थे, सुबह सुबह देर तक सोते थे। तो जब शाम को आए, ब्यूरो चीफ थे एक अखबार में, जब शाम को आए उधर दैनिक जागरण चौराहे पे, तो वहाँ के एक संपादक थे, उन्होंने पूछा अरे बताओ। अच्छा, वो मुलायम सिंह के बड़े लगे हुए थे, वो लगे थे। उनका बताओ तुम्हारे नेता ने ये काम कर दिया, तुम क्या थे सुबह सुबह। उनका क्या बताओ भैया, उनको भैया भैया लोग कहते थे, क्या बताओ भैया, हम सुबह सोए रह गए। उनका आपसे जाके करिए आओ, क्या करना है। तो उनका असल में क्या करूँ, 150 रुपये का खर्चा है और है नहीं हमारे पास। 150 रुपये मतलब 150 रुपये कुछ तो शराब की बोतल आती थी। तो उनका 150 रुपये का खर्चा है। तो उनका अरे आओ, मैं तुम्हें खर्च करता हूँ। तो उन्होंने 1 नहीं 2 बोतलें मंगाई, पिलाया विलाया उनको, खा पी के फिर वो पहुंचे मायावती के यहाँ। और जब तक उनका घोड़ा सवार रहा तब तक मायावती के दरवाजा पीटते रहे, जो जो गालियां दे सकते थे देते रहे, और बताते थे कि जान लो मुझे फलाने कहते हैं और मैं हूँ ब्यूरो चीफ फलाने अखबार का। और घंटों उन्होंने गालियां वालियां दी। और मायावती ने तो खैर, मायावती को उस वक्त पेजर से ही लोग मैसेज भेज भेज के सांत्वना दे रहे थे कि बचे रहिए, शांत रहिए, सब किया जा रहा है। और शांत लोगों को सुरक्षा उक्षा मिल गई थी, लेकिन जाके वो चिल्लाते रहे। तो मायावती जब शपथ ली है, उसी हफ्ते ले ली शपथ, फिर मुलायम सरकार गिर गई भाजपा के समर्थन से। भाजपा में लोग नहीं चाहते थे मायावती को समर्थन देना। कल्याण सिंह भी नहीं चाहते थे, कोई नहीं चाहता था। राजनाथ सिंह भी नहीं, कोई नहीं चाहता था। अटल बिहारी वाजपेयी का दबाव था कि नहीं, एक दलित स्त्री को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसे भाजपा की साख बनेगी और एक मुलायम सिंह से छुट्टी मिलेगी, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। सोचिए, मायावती ने शपथ लेने के बाद तुरंत पूनिया उनके सेक्रेटरी थे, उनसे पूछा कि फलाने अखबार का ब्यूरो चीफ कौन है ये। तो पूनिया लगातार टालते, उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन 2-3 दिन लगातार जब मायावती उस पर अड़ी रही कि कौन है, उसको बात करो, पता करो, तो फिर पता चला कि तो स्वतंत्र भारत के फला अखबार के हैं। उनका स्वतंत्र भारत के संपादक से मत बात करो, तुम मालिक से बात करो। थापर, उस वक्त थापर का स्वामित्व था। थापर से उसने कहा या तो इस ब्यूरो चीफ को अपनी निकाल बहाल करो या अखबार बंद करो। उसी दिन उसे इस्तीफा ले लिया गया।
हमारे मित्र थे, नाम भी मैं बता ही दे रहा हूँ, जयप्रकाश शाही, गोरखपुर के ही थे। और दुर्भाग्य था कि मुलायम सिंह के कवरेज में हम लोग जा रहे थे, हम लोग अगल बगल ही बैठे थे, एम्बेसडर से थे, और ट्रक से आमने सामने टक्कर हुई और वो एट स्पॉट चले गए। वो बार बार जाके मायावती से कहते रहे कि जान लो मुझे शाही कहते हैं, ब्यूरो चीफ स्वतंत्र भारत, ऐसे बोलते रहे। उसके बाद उनकी नौकरी चली गई, कोई नौकरी देने को तय, वही भैया जो विनोद शुक्ला थे दैनिक जागरण के संपादक थे, उन्होंने भी नौकरी देने से इनकार कर दिया। सब ने नौकरी, बहुत समय तक, लंबे समय तक बेरोजगार रहे, और फिर बहुत सारी मतलब संघर्ष झेले, बहुत सारी यातनाएं झेली। बहुत बाद उनको फिर हिंदुस्तान अखबार में मुलायम सिंह यादव ने उनको नौकरी दिलाई, और उसी हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्टिंग में वो बेचारे उस हम लोग जा रहे थे संभल 1998, 18 फरवरी 1998 की बात है। हम लोग अगल बगल ही पिछली सीट पर बैठे थे, और दुर्भाग्य से ड्राइवर और वो दोनों एट स्पॉट मारे गए। लेकिन फिर मायावती ने उनको कहीं नौकरी नहीं मिलने दी थी जब तक आपको सरकार। भी सर उसमें काफी चोटें लगी थी, आपके चेहरे पे जो ये चोट के निशान हैं, ये जी जी, तमाम ये तभी के हैं। जी जी, ये तभी के निशान है, और ये 9 प्लेट 20 स्क्रू है चेहरे पर, जी 9 प्लेट 20 स्क्रू। मैं भी नया जीवन लेके लौटा था, 6 महीने बेड पे था। तो शाही जी जेन्युइन जर्नलिस्ट थे, लेकिन अब क्या किया जाए, उनको फंस गया, तो अब शराब पिला कर उन्होंने भगा दिया, तो भाग गया। जी तो मुलायम सिंह यादव इस तरह के, अच्छा मुलायम सिंह यादव ने क्या किया था, जब वेद प्रताप वैदी की जो मैं बात कर रहा था, उसके बाद उनको लग गया कि मीडिया का जो कहते हैं मुंह में खून लग गया। फिर वो मीडिया को या तो खरीद लेते थे या मरवा देते थे। एक बार अमर उजाला ने उनके खिलाफ कुछ खबर लिखी, और मुलायम सिंह ने अमर उजाला के खिलाफ क्या, पूरे प्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। हल्ला बोल में क्या किया, सुबह सुबह हाकरों को, जो अमर उजाला बेचता था उसको मरवा देते थे, मार के नालों में मतलब हत्या नहीं करवाते थे, मार पिटवा के फेंकवा देते थे। लोगों ने अमर उजाला अखबार छूना बंद कर दिया हाकरों ने, ये स्थिति थी। और बाद में अमर उजाला ने फिर सबसे जाके जब मुलायम सिंह से माफी मांगी, तब जाके बात बनी। महीना 2 महीना एक क्रम चलता रहा, और उसी चक्कर में तमाम हाकर, बहुत सारे अखबार, कई दिनों तो अखबार छूते नहीं थे हाकर, इधर उधर से दाएं बाएं चलते थे, डरते हुए चलते थे। बाद में रिपोर्टरों को भी मरवाना शुरू किया, अखिलेश यादव ने भी बाद में शुरू किया। सोचिए कि अखबार में मैंने जिंदगी गुजारी है, लेकिन अमर उजाला के साथ जिस तरह से मुलायम सिंह ने किया था, नहीं करना। अच्छा, उनको अमर उजाला के साथ क्या था, उनके दामाद भी थे अमर उजाला के परिवार के, दीपक अग्रवाल IAS थे, उनको सही से पोस्टिंग मिले, इसके लिए वो लड़ाई लड़। एक बार दैनिक जागरण में एक दीनानाथ भास्कर मंत्री थे मायावती सरकार में, वो जब नाराज हुए तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बता दिया कि मायावती तो विवाहित है, और उनके एक लड़की भी है, एक सिपाही की पत्नी है, वो इस तरह की बात की उसने। वो इंटरव्यू पहले पन्ने पे छप गया जागरण के, और बड़ा बवाल हुआ। एक बार बेगम हजरत महल पार्क में काशीराम ने रैली की, उसके पहले कोई प्रोग्राम नहीं था। रैली जब खत्म हुई तो काशीराम ने अपने भाषण के बाद कहा कि ऐसा ऐसा अखबार ने लिखा है, अखबार का दफ्तर घेर लो। और रैली पूरी आके दैनिक जागरण के दफ्तर को घेर लिया, और जागरण दफ्तर के जो भी कर्मचारी थे सब जान बचा बचा के वहां से भागे। पूरी हजरतगंज बाजार बंद हो गई थी, पूरा हजरतगंज रैली हो गया था। और काशीराम ने हाथ में माइक लेकर बात करनी शुरू की, बार बार जांग ठोकने लगे, बहुत अश्लील ढंग से बात करने लगे, और कहने लगे नरेंद्र मोहन, जागरण के मालिक तो उनका, नरेंद्र मोहन से की बेटी से कम पर बात नहीं होगी। बार बार जांग ठोकते थे कि हाँ बैठाओ ला के नरेंद्र मोहन की बेटी, ये इस तरह से बात करते थे। और सोचिए जब मायावती मुख्यमंत्री बनी दोबारा, तो सबसे पहले इंटरव्यू मायावती का दैनिक जागरण में छपा। तो सिर्फ राजनीति ही नहीं, ये अखबार वाले, अखबार के मालिकान भी बहुत गिरे होते हैं। सोचिए अगर हमारे आपसे कोई कह दे कि हम बेटी से कम नहीं बात करेंगे, कोई से हम बात नहीं करेंगे जिंदगी में, करेंगे क्या? नरेंद्र मोहन जीवित थे तब भी बहुत बाद में बने। सबसे पहला इंटरव्यू मायावती का दैनिक जागरण में छपा मुख्यमंत्री होने के बाद। अगर ऐसा कोई कर दे तो मान लीजिए न भी विरोध करे, अखबार की मजबूरी होती है, लेकिन इस तरह से सपोर्ट में भी तो नहीं कोई आएगा क्या? नहीं आ गया। फिर यही काम अमर उजाला सबने किया। तो अखबार मालिकों का, मैं अखबार वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अखबार मालिकों की बात कर रहा हूँ। अखबार मालिकों का और राजनीतिज्ञों का कोई चरित्र नहीं होता। अगर होता तो मुलायम और मायावती जैसे लोग मुख्यमंत्री नहीं होते, बार बार नहीं होते। जी बताइए। सर,
आज जो है इस एपिसोड, पिछला एपिसोड तो लगभग 25 मिनट का, वो तो मैं पोस्ट अलग करूंगा। अभी जी। की जो हमारी बातचीत है ये 1 घंटा 10 मिनट की हो चुकी है। अब ओके। हमें लेना होगा सर एक ब्रेक, पर मैंने अभी मुलायम के राजनीतिक जीवन के 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में आपसे और जानना चाहूंगा। एक है अमर सिंह जी। और एक है आजम खान, पर सर वो अगले एपिसोड में। वो बात आप, करिए, आगे आप काट लीजिएगा। हाँ, अभी रोक के तुरंत शुरू कर लीजिए। रोक के तुरंत शुरू कर दें। हाँ, चलिए इसे खत्म करता हूं, मैं एक बार वॉशरूम जाऊंगा, तुरंत आके फिर दोबारा शुरू करूंगा। मैं बैठा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मैं बैठा हूँ, मच। 2 मिनट में आइए, 2 मिनट में आइए। जी।